कल भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम नोटिफाई कर दिया और उसे पूरे देश में लागू किए जाने की घोषणा की गई। जैसे ही CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये लागू करने की घोषणा हुई और पूरे देश में इसके समर्थन में, विरोध में स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं। और कोई आदमी, कोई लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लागू होगा, कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ राजनीतिक एंगल से नहीं, बल्कि फैक्चुअल एंगल से, संवैधानिक एंगल से इस चीज को हम लोग देखेंगे। अखबारों में छपे जो भी हैं उसमें 5 पॉइंट है, फिर इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सिटीजन CAA रूल व्यक्ति 5 बातें हैं मूलतः। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA expedites Indian citizenship process for 6 religious minorities: Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christians। यानी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है यह 5 धर्म के लोगों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और 6 और ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्ध, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्म के लोगों को भारत में नागरिकता देने के मार्ग को प्रशस्त करता है। दूसरा, the rules dictate that the people from 6 religious minorities who are persecuted in 3 countries, Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, तो 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, and migrated to India before December 31, 2014 are eligible to get citizenship under the CAA 2019। यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वो चूंकि मुस्लिम देश है तो वहाँ रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं 6 धर्मों के जो ऊपर बताया गया, अगर वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, परसिक्यूट होते हैं, उन पर अत्याचार होता है और वो लोग भारत आते हैं, तो उनमें से जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ गए, उन लोगों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त करता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, है ना। The CAA removes legal barriers to resettlement and citizenship of these persecuted minorities by reducing the year of their resident status in India from 11 to 5 years। यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो पहले का बाध्य था कि 11 साल भारत में रहना है, उस समय सीमा को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। It means if people from 6 religious minorities migrated to India from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh 5 years before 31st December 2014, they will become eligible to get Indian citizenship under CAA 2019। अगर 31 दिसंबर 2014 से 5 साल पहले जो कोई भी उन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के जो इन 3 देशों से आए, वो नागरिकता प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे। In the order, the Home Ministry made it clear that the CAA does not snatch away citizenship of any citizen and is only meant to help those people who have been facing religious persecution for years and have no other country to go to except India।
इन लोगों का कहना है कि ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। हम किसी से नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, हम किसी को नागरिकता दे रहे हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिनके ऊपर धार्मिक तौर पर अत्याचार होता है या जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं और जिनके लिए भारत के अलावे और कोई भी देश जाने के लिए नहीं है। स्वाभाविक है कि कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सिख है, तो वो और कहाँ जाएगा। अगर भारत की ज़मीन से जुड़ा है और ईसाई इस क्षेत्र में वो एक फ्रीडम दिया गया है, तो वो जिनको जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं है, अगर वो भारत में आते हैं उन लोगों से प्रताड़ित होकर, तो उनको नागरिकता मिलेगा CAA 2019 के तहत। तो इसमें किसी का छीना नहीं जा रहा है, किसी को नागरिकता दिया जा रहा है ना, जो समर्थक हैं इनके कहने के। पीछे के दिनों में हम लोगों ने देखा था जब 2019 में CAA पारित हुआ तो दिल्ली समेत भारत के बहुत सारे इलाकों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। अभी भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है। उसके कई आधार हैं। विरोध करने का 2 आधार है। एक तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का जो सिद्धांत है उसका लोग कहते हैं कि ये वायलेशन है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को विशेषकर छोड़ दिया गया है। जो 6 कैटेगरी है उसमें मुस्लिम लोगों को नहीं शामिल किया गया है। दूसरा कि नागरिकता देने का आधार धार्मिक किया गया है। हमारा देश सेकुलर देश है, तो धर्म के आधार पर नागरिक और नागरिक के बीच में विभेद, डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस करना, इन लोगों का कहना है कि संविधान सम्मत नहीं है ना। इसको हम लोग डिटेल में और भी पढ़ेंगे। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, ये 2016 में पहली बार प्रस्तुत किया गया इन द लोकसभा। हमारे देश में संविधान की धारा 5 से 11 में नागरिकता संबंधी का नियम है संविधान में, और संविधान की धारा 11 में प्रावधान किया गया है कि जरूरत पड़ने पर संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। क्योंकि हमारा देश संविधान जब बन रहा था तो एक तो स्वतंत्र हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा संकट था कि भारत का विभाजन हो गया था। भारत से नागरिक पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे, और संविधान लागू होने तक वो स्थिति बनी हुई थी। इसलिए भारत के संविधान के अंदर जो प्रावधान किया गया उसमें सिर्फ इस बात से निपटारा करने का प्रयास हुआ कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले, और दूसरा कि जो भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ गए, और भारत के संविधान में ये देखा गया कि जो भारत से पाकिस्तान गए और अगर वो फिर भारत लौट आए, मान लीजिए किसी कारणवश उनको लगा कि पाकिस्तान जाना उनके लिए उचित नहीं है, तो उन लोगों की नागरिकता का फैसला कैसे होगा। फिर जिस समय भारत देश का बंटवारा हुआ उस समय मान लीजिए भारत का आदमी, जो अविभाजित भारत का आदमी वो विदेश में है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया में ना पाकिस्तान में, तो उसकी नागरिकता का कैसे फैसला होगा। तो नागरिकता भाग 2 5 से 11 में केवल टेम्पोररी प्रोविजन किया गया, और यह उम्मीद की कि जब सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा तो भारत की संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी भारत के संविधान की धारा 11 के अंतर्गत। अकॉर्डिंगली भारत की सरकार संसद ने 1955 में संशोधन किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया,
और उसी के वही नागरिकता संबंधित सबसे बृहद हम लोग का प्रलेख है, डॉक्यूमेंट है, और उसी के अनुसार फिर भारत में नागरिकता के प्रोविजंस को एडमिनिस्टर किया जाता है ना। तो जो भी हमारे देश में कानून है, जो भी परिवर्तन होता है वो 1955 के नागरिकता अधिनियम में अमेंडमेंट होता है। तो मूल चीज एक तो संविधान में है धारा 5 से 11 है ना, और धारा 11 के तहत संसद कानून बना लेगी। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम कानून पारित हुआ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, कैसे मिलेगी और नागरिकता कैसे जाएगी, और उसी में बार बार अमेंडमेंट होता रहा है। हम लोग अभी सीएए पर हैं। तो पहली बार सीएए 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। दिस बिल वाज रेफर्ड टू अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति को इस बिल को रेफर किया गया, whose report was later submitted on January 7, 2019। तो संयुक्त संसदीय समिति ने जनवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। The Citizenship Amendment Bill was passed on January 8, 19 by the Lok Sabha, which lapsed with the dissolution of the 16th Lok Sabha। तो किसी भी बिल का नियम है कि अगर वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और पारित भी हो गया लेकिन राज्यसभा से नहीं पास हुआ है और लोकसभा अगर डिजॉल्व हुए तो बिल भी लैप्स कर जाएगा, है ना। तो बिल लैप्स कर गए। फिर दिसंबर 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह इन 17th लोकसभा एंड वाज लेटर पास्ड ऑन 10 दिसंबर 19। द राज्यसभा आल्सो पास्ड द बिल ऑन 11th दिसंबर। तो 10 दिसंबर को लोकसभा ने पारित किया और 11 दिसंबर को ही राज्यसभा ने पारित कर दिया। The CA was passed to provide Indian citizenship to the illegal migrants who entered into India on or before 31st December 2014. The act was passed for migrants of 6 different religions such as Hindus, Sikhs, Baudd, Jain, Parsi and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. Any individual will be considered eligible for this act if he/she has resided in India during the last 12 months and for 11 of the previous 14 years. For the specified class of illegal migrants, the number of years of residency has been relaxed by 11 years to 5 years. तो किसी भी देश में जब आप जाते हैं और अगर आप वैध तरीके से नहीं जाते तो आप इल्लीगल माइग्रेंट होते हैं, तो उस देश के कानून के अंतर्गत आपको सजा मिल सकती है। तो यहाँ ये कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जो उस 6 धार्मिक समूह के लोग धार्मिक तौर पर प्रताड़ित होकर भागकर जान बचाकर भारत आए और वो भारत में किसी उम्मीद से आए और अगर उनको शरण नहीं मिलता है, उल्टे उन पर केस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, तो न ये वहां के रहे न वो यहाँ के रहे। तो भारत ने मतलब इस बिल के अनुसार भारत ने ये फैसला किया कि नहीं, ऐसे लोगों को अवैध घुसपैठिया नहीं कहकर उन्हें वैध तरीके से नागरिकता देने का प्रावधान किया जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली यह भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पास किया गया और रिलैक्स करते हुए भारत में उनके कुल रहने के समय को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया और इस तरह से थोड़ा उनको इस मामले में रिलैक्सेशन देने का प्रयास भारत सरकार ने किया है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को पार्लियामेंट ने सहमति दी
सिटीजनशिप आखिर क्या होता है? नागरिकता इंडिविजुअल या लोग और देश के संबंधों का निर्धारण करते हैं। यानी हम भारत के नागरिक हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा क्या स्टेटस है? हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। हम अगर इंग्लैंड में चले गए, दूसरी जगह चले गए, निकाल कर बाहर कर देगा अगर हम वैध डॉक्यूमेंट के साथ नहीं हैं। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो अस्तित्व है, उसका आइडेंटिफिकेशन आपका आपके देश के साथ है, जहां आप वैध तरीके से रह रहे हैं। आज की तारीख में हम भारत के नागरिक हैं, तो विश्व के किसी कोने में जाएंगे तो हमारी पहचान अपने नाम से पहले भारत के नागरिक होने के नाते होगी। इसीलिए जो नागरिकता है वह देश, राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधों का निर्धारण करता है। अगर बाहर पूछेगा कि आप कौन हैं, भारत देश से बाहर जाइएगा तो आप बोलेंगे हम भारतीय नागरिक हैं, है ना। तो यह वैश्विक पहचान का आधार है और देश में आपके पहचान और संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर मिलने वाली सुविधाओं का आधार है ना। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो लिखा रहता है कहाँ के नागरिक हैं, है ना। तो आपको भरना होगा कि हम कहाँ के नागरिक हैं। इट कन्फर्स अपॉन एन इंडिविजुअल सर्टेन राइट्स सच एज प्रोटेक्शन बाय द स्टेट। अगर आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, ये कैसे लेने जाइएगा? जब आपको कहना हो कि हम भारत के नागरिक हैं, संविधान हमको संरक्षा दे, कानून हमको सुरक्षा दे, हैबियस कॉर्पस है, तो क्या कहिए कि हम कौन है, है ना। तो आपको कहना होगा कि हम भारत के नागरिक के नाते हमको अधिकार है, हमको अधिकार दिया जाए। राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार, चुनाव में वोट करने जाइएगा या चुनाव लड़ने जाइएगा। एंड राइट टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, कोई भी नौकरी करने जाइएगा। भारत में पाकिस्तान के आदमी को यूपीएससी देने दिया जाएगा? यूपीएससी मिलेगा देने को? तो इन सारे चीजों में आपके एलिजिबिलिटी का आधार आपका भारत देश का नागरिक होना ही होगा। इसके अलावे भी, इसके बदले में आपको भी कुछ कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। तो एक व्यक्ति के तौर पर राज्य के प्रति आपका भी कर्तव्य है। तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A में हम लोगों को लिख दिया गया, आप अगर राज्य से सुविधाएं ले रहे हैं नागरिक होने के नाते, तो नागरिक होने के नाते ही देश के प्रति आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनका भी निर्वहन करना होगा आपको। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एक हरी नागरिकता है। हम लोग भारत देश के नागरिक हैं। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप होता है। अमेरिका के स्टेट के नागरिक होइएगा तब आप देश के नागरिक होइएगा। आप कैलिफोर्निया के नागरिक हैं तभी यूएसए के नागरिक हैं, लेकिन हमारे देश में आप भारतीय नागरिक हैं, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। फिर जैसा हमने बताया कि आर्टिकल 11 जो है उसके अनुसार भारतीय संविधान संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देती है। अकॉर्डिंगली संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। उसके अंतर्गत 1987 तक भारत में जो कोई भी पैदा होता भारत का नागरिक हो जाता, है ना। अगर बाहर के लोग भी आए और उनके बच्चे भारत में हो गए, तो बच्चा क्योंकि भारत में हुआ तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और जब बच्चे को भारत की नागरिकता मिली तो माई बाबू को भी, माता पिता को भी मिल गई। शुरुआत के दिनों में विश्व भर में नागरिकता अधिनियम रिलैक्स था, है ना। ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, सभी जगह ऐसा था। तो हमारे देश में हमसे गरीब लोग आएंगे और हम लोग अपने से अमीर देश में जाएंगे, है ना। कोई चल गया फ्रांस में, वहां बच्चा हुआ तो बच्चा के माध्यम से माई बाबू भी वहां का नागरिक हो गए। बांग्लादेशी हमारे देश में आया, यहाँ बच्चा हुआ तो बांग्लादेशी भारत का नागरिक हो गया। लेकिन 80 का दशक वह समय है जब विश्व भर में इकोनॉमी डिरेल हो गई थी। इकोनॉमी थोड़ा मुश्किल में आई, जॉब अपॉर्चुनिटी मुश्किल में आई, हर जगह नौकरी के लिए मुश्किल होने लगा। तब लगा कि अपने देश के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है और बाहर के लोग नौकरी ले रहे हैं,
है ना। तो अन्य देशों ने भी नागरिकता अधिनियम में कठोरता लाई, तो भारत ने भी लाया। इसके बाद उस समय पहला बार अमेंडमेंट हुआ कि अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो उनका बच्चा जो पैदा हुआ उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप पिता हैं और माता आ गई बांग्लादेशी, है ना, लड़की है भारत की, पिता हो गया बांग्लादेशी, तो ऐसे में वो लोग भी भारत की नागरिकता ले लेंगे। तब फिर इसमें 2004 में फिर अमेंडमेंट हुआ कि केवल एक ही नहीं बल्कि दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। गैर कानूनी इनफिल्ट्रेट मतलब आने वाले गैर कानूनी नागरिक अप्रवासी नहीं होने चाहिए। यानी भारत के लिए या बिहार के लिए इस एरिया में सबसे दिक्कत क्या था कि बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से आ गए, जिस इलाके में गए वहां ब्याह शादी कर लिया, तो लड़की है तो भारत के लड़के से ब्याह कर लिया, लड़का है तो भारत की लड़की से ब्याह कर लिया और दोनों भारत का नागरिक हो गए। तो अब हुआ कि ठीक है आप आइए, और अगर आपको कानूनन भारत की नागरिकता मिल जाती है तो बच्चा होगा तो भारत का नागरिक होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी इलीगल माइग्रेंट है तो फिर उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। 2004 में इस कानून में इसको संशोधन किया गया। और एक बात और यहाँ बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि हम इलीगल माइग्रेंट किसको कहते हैं, गैर कानूनी अप्रवासी किसको बोलते हैं, कौन गैर कानूनी आदमी है भारत में। तो यही 3 आधार है, इलीगल माइग्रेंट या विदेशी कौन है। पहला, enters the country without valid travel documents like a passport and visa। अगर कोई भी आदमी पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में ट्रेवल कर रहा है, किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है, और ऐसी समुद्र से नदी पार के, या अभिषेक बच्चन का पहला सिनेमा कौन था, रिफ्यूजी। उसमें से अभिषेक बच्चन क्या करते थे, इधर से उधर ले जाते थे, उधर से इधर लाते थे आदमी। बॉर्डर पर ये धंधा बहुत बढ़िया चलता है, बांग्लादेश बॉर्डर पर और भी बढ़िया चलता है। और फिक्स होता है कि बांग्लादेश से आप पटना जाना चाहते हैं, अररिया जाना चाहते हैं, कि बॉम्बे की, हैदराबाद की, दिल्ली, अलग अलग फीस तय है ना, तो वहाँ आप जा सकते हैं। और एक अनुमान उस समय जो आंदोलन हुआ इसका अनुमान जरूर है कि 4 करोड़ से भी अधिक गैर कानूनी बांग्लादेशी भारत में है ना, मोर देन 4 करोड़ है ना, एक देश बन जाने की स्थिति में है ना। तो पहला हुआ कि जो बिना किसी वैलिड वीजा और पासपोर्ट के भारत आ गया वो इलीगल माइग्रेंट हुआ। दूसरा, इंटरेस्ट विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स बट स्टेज बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड, यानी भारत में आने के लिए आपको 6 महीने का कहा गया कि 6 महीना भारत में रहिए, और आप 8 महीना, 8 साल, 10 साल रह गए, मान लीजिए नहीं धरा गए तो हो गया, धरा जाइएगा तो इलीगल माइग्रेंट हो जाइएगा। इलीगल माइग्रेंट्स में बी पुट इन जेल और डिपोर्टेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946, फॉरेनर्स एक्ट 1946 and the passport entry into India Act 1920। ये 2 कानून तुरंत आप पर लागू होगा, है ना, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, और उसके तहत आप सजा के हकदार हो जाएंगे। या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या तो आपका निर्वासन हो जाएगा, है ना। खुशवंत सिंह का एक किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, है ना, तो ट्रेन टू पाकिस्तान में बहुत सारा इमोशन फीलिंग भी है, लेकिन वो वही कानून के तहत उनको डिपोर्ट कर दिया गया।
क्योंकि आए और यहीं रह गए, कोई नहीं पूछा, कभी जांच हुआ तो पकड़े गए। अब जब पकड़ लिए गए, नहीं पकड़ा तो नहीं पकड़ा, पकड़ लिए गए तो जो कानून है उसके अनुसार सजा तो भुगतनी होगी, कोई तो उपाय है नहीं, है ना। The scenario before the passing of the act. Under the existing laws, an illegal migrant is not eligible to apply for acquiring citizenship. They are barred from becoming an Indian citizen through registration or naturalization. हम लोगों ने संविधान के तहत पढ़ा है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो पंजीकरण या देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी गैर कानूनी तरीके से भारत आया है तो नागरिकता रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के तहत उसको मिलेगा जो कानूनन भारत में आया है, जो घुसपैठिया नहीं है। अगर आप गैर कानूनी तरीके से भारत आए, घुस गए, घुसपैठ कर लिए, अधिकारियों की नजर बचाकर घुसकर कहीं रहने लगे, तो आप इल्लीगल माइग्रेंट हैं और इल्लीगल माइग्रेंट को नागरिकता के लिए आवेदन देने का अधिकार नहीं है ना। जो भी गैर कानूनी तरीके से भारत में आया वह नागरिकता का आवेदन भी नहीं दे सकता। The Foreigners Act and the Passport Act debar such a person and provide for putting an illegal migrant into jail or deportation. तो फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत गैर कानूनी तरीके से आए हुए लोगों का दो ही उपाय है, पकड़कर जेल में डाल देना और नहीं तो वापस उनके देश भेज देना, है ना। A person can become an Indian citizen through registration. पहले भी हम लोग ने पंजीकरण के द्वारा नागरिक कैसे बनिएगा, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो है, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। भारतीय मूल का आदमी जो साधारण तौर पर भारत में 7 साल से रह रहा है, भारतीय मूल का आदमी साधारण तौर पर 7 साल से भारत में रह रहा है, वह आवेदन देकर पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है। एंड और भी है उसका शर्त, एंड दे शुड हैव लिव्ड इन इंडिया कंटिन्यूअसली फॉर 12 months बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, है ना। जब आप आवेदन दे रहे हैं उस दिन से लगातार 12 महीना का रिकॉर्ड देना होगा कि हम भारतीय में थे, है ना। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज देशीयकरण के द्वारा that the applicant must have resided in India during the last 12 months as well as for 11 of the previous 14 years, है ना। पिछले 14 साल में 365 गुने 11 दिन रहा हो। अब ऐसा नहीं हुआ कि 14 साल पुराने के लिए 31 दिसंबर को आए और 5 जनवरी को चल गए, तो बोले कि इस साल भी रह गए, वो साल भी रह गए, फिर 31 दिसंबर को आए, 30 दिसंबर को आए, फिर 5 जनवरी को चले गए। तो साल तो ऐसे भी लोग पूरा देना कि हाँ हाँ देखिए हम इस दिन आए थे, इस दिन गए हैं। इसीलिए कहा गया कि पिछले 14 साल में 11 साल तो लगातार रहने का होना चाहिए कि अब हैं भारत में, और एप्लीकेशन देने के 12 महीना तक लगातार कंटिन्यूअस इस देश में रहने का प्रमाण आपको देना होगा, है ना। अब जो इसीलिए आते हैं कि अब जो आदमी ये सब नहीं करेगा वो सब इल्लीगल माइग्रेंट है,
घुसपैठिया है, गैर कानूनी है। तो अब समस्या यही थी कि जो 6 धर्म के लोग हैं, अगर बांग्लादेश में उन पर अत्याचार हुआ, भाग कर इंडिया आए, पाकिस्तान में अत्याचार हुआ, भाग कर इंडिया आए, अफगानिस्तान में अत्याचार हुआ, भागकर इंडिया आए, तो एग्जिस्टिंग कानून के तहत वो सब घुसपैठिया और गैर कानूनी हो गए और उन पर फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट दोनों लागू होगा। तो उनके लिए 2 ही जगह है, जेल नहीं तो डिपोर्टेशन, यहां से उनको रवाना कीजिए। तो जेल भी जेलें हैं, और जहां से जान बचाकर आए हों और वहां फिर आप पुश डाउन कर रहे हैं, आप है ना, शेर के बारे में या घड़ियाल या जो भी भेड़िया खा रहा है, तो वहां से जान बचा के भागे, तो फिर जान देने के लिए आप दे रहे हैं, चल जाओ जान दे दो। तो इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये जो है CAA नागरिकता अधिनियम में परिवर्तन करता है, पासपोर्ट एक्ट में परिवर्तन करता है, फॉरेनर्स एक्ट में परिवर्तन करता है। वो कहता है कि अगर भारत आने वाला आदमी हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, और वह इन 3 देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आया है, तो उस पर यह पासपोर्ट एक्ट, यह फॉरेनर्स एक्ट और 1955 वाला सिटीजनशिप एक्ट लागू नहीं होगा। यानी उनको हम जेल में नहीं डालेंगे, उनको हम डिपोर्ट नहीं करेंगे। यह उन्हीं लोगों के लिए है जो उन 6 धर्मों के लोग हैं, है ना, और जो इन 3 देशों से आए हैं। तो इस एक्ट का क्या उद्देश्य है? दिस एक्ट सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 to make Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian illegal migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizenship। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से भारत में आते हैं तो आप किसी भी हालत में नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। तो ये पहला अमेंडमेंट हुआ नागरिकता अधिनियम में कि अगर इन 3 देशों से इन 6 धर्मों के लोग भारत में गैर कानूनी तरीके से आते हैं तो उन्हें नागरिकता देने का प्रोविजन करता है यह अधिनियम, यह अमेंडमेंट 2019। In other words, the act intends to make it easier for persecuted people from India's neighboring countries to become citizen of India। यानी यह अधिनियम इन 3 देशों में प्रताड़ित धार्मिक उन 6 धर्मों के अल्पसंख्यक लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। The legislation applies to those who were forced or compelled to seek shelter in India due to persecution on the ground of religion। यानी कहता है कि उन लोगों के साथ धर्म के आधार पर अत्याचार हुआ, धर्म के आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया, धर्म के आधार पर उनको अपना वो 3 देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तो स्वाभाविक है कि मजबूरी में उनको वहां से भागना हुआ, उन्होंने भारत में शरण लिया। इसलिए ऐसे लोगों को जो इलीगल माइग्रेशन पर मुकदमा चलता है उससे बचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया है ना। तो इन देशों में जो लोग धार्मिक तौर पर प्रताड़ित हैं, उन धार्मिक तौर पर प्रताड़ित लोगों को सुरक्षा देने के लिए इन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऐसा काम किया है।
फिर जैसे हमने कहा कि नेचुरलाइजेशन के लिए जो समय सीमा है वह 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया है। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है ना। जिन लोगों ने इस डेट को या उससे पहले, आज 2019 है, तो इस समय तक भी जो भारत में आ गए आज भारत के नागरिक हो सकते हैं। द एक्ट सेज दैट ऑन acquiring citizenship, such persons shall be deemed to be citizen of India from the date of their entry into India. तो जैसे ही इन लोगों को नागरिकता मिल जाती है तो जिस तिथि से वो भारत में प्रवेश किए हैं उस तिथि से वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। All legal proceedings against them in respect of their illegal migration or citizenship will be closed. अगर उन लोगों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से भारत में आने के लिए फॉरेनर्स एक्ट या पासपोर्ट एक्ट के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, जैसे वो भारत के नागरिक होंगे। इट ऑल्सो सेज पीपुल होल्डिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड and immigration status permitting of foreign citizen of Indian origin to live and work in India indefinitely can lose their status if they violate local laws for major and minor offenses and violations. तो भारत में OCI कार्ड भी भारतीय उत्पत्ति के लोग जो कहीं दूसरे जगह बसे हुए हैं दूसरे देशों में, उन्हें भारत में रहकर काम करने का अब इंडेफिनिट टाइम तक रहने का अधिकार है। तो उनको OCI कार्ड इशू होता है, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि भारत में रहने पर भारत के कानूनों का सम्मान करें, पालन करें। अगर कुछ भी गलत करेंगे तो उनका वो फैसिलिटी रद्द हो जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन जगहों पर लागू नहीं होगा। ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा as included in the 6th schedule of the Constitution, भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल इन ट्राइबल एरियाज में CAA लागू नहीं होगा। These tribal areas include Karbi Anglong in Assam, Garo Hills in Meghalaya, Chakma district in Mizoram, and Tripura tribal areas districts. It will also not apply to the areas under the inner line permit under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873। तो इन जगहों पर CAA लागू नहीं होगा। इसकी आलोचना जो सबसे ज्यादा की जाती है, आज क्यों प्रोटेस्ट है, या 2019 में दिल्ली में जो कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट करने वाले कहते हैं कि इट इज अगेंस्ट मुस्लिम्स, यह मुसलमानों के खिलाफ है। द रिलीजियस बाय बेसिस ऑफ सिटीजनशिप नॉट ओनली वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म बट ऑल्सो ऑफ लिबरलिज्म, इक्वलिटी एंड जस्टिस। यानी समानता, मतलब भारत का संविधान सेकुलर है ना, यह सेकुलर क्रेडेंशियल का वायलेशन है, उदारवाद का वायलेशन है, समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है और न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में शिया, बलूची, अहमदिया मुसलमान, पाकिस्तान में हाजरा मुसलमान, अफगानिस्तान में इन लोगों को भी धार्मिक रूप से प्रचारित करते हैं, क्योंकि वो देश सुन्नी डोमिनेंट देश है। मुसलमानों में भी शिया सुन्नी होता है और उसके अलावे और बहुत सारी उपजातियां मुसलमानों में भी हो गई हैं। तो ये कहते हैं कि वो जो परसिक्यूटेड हैं, अगर आपको परसिक्यूशन ही आधार है तो आप धर्म नहीं मनुष्य को ध्यान दीजिए, मानवता का ध्यान दीजिए। तो परसिक्यूशन इज द बेसिस
then these people are also persecuted even in Pakistan, even if they are Muslims. तो उस सूची में मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। आप आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, है ना। A key argument by the critics against the CA is that it will not extend to those persecuted in Myanmar and Sri Lanka, from where Rohingya Muslims and Tamils are staying in country as refugee. रिफ्यूजी लीगल होते हैं, वो इलीगल नहीं होते। अगर किसी भी देश में किसी कारणवश लोग नहीं रह पाते हैं तो वो दूसरे देशों में शेल्टर खोजते हैं। यूनाइटेड नेशन का भी यूएनसीएचआर है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, तो इन लोगों को लीगल स्टेटस होता है। ये सही है कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान, तो बर्मा में श्रीलंका में तमिल्स, तो तमिल भी आपके हैं। तो व्हाई दे आर नॉट गिवन सिटीजनशिप इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ परसिक्यूशन इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, या उनके देश में अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो इसके तहत उनको भी नागरिकता दिए जाने का प्रोविजन होना चाहिए था। तमिल तो तमिल है, अपने ही देश के लोग हैं। इट वायलेट्स आर्टिकल 14 which guarantee the right to equality, समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। Reasonable classification and a rational and just object to be achieved for any classification to be valid, but additionally requires every such classification to be non-arbitrary. इसमें जो भी लोगों के बीच आप वर्गीकरण कर रहे हैं वह भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। If you writing the names of certain religious categories and excluding the others, कुछ लोगों का नाम लिख रहे हैं और कुछ लोगों का नहीं लिख रहे हैं, तो कुछ लोगों को आप इस वर्ग से जानबूझकर बाहर कर रहे हैं। तो ये जो रीजनेबल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि ये जानबूझकर किया गया आर्बिट्रेरी है ये, और लोगों के बीच वर्गीकरण का आधार धर्म है। आप करेंगे इन 6 धर्म के लोग, तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, तो आप संविधान की मूल भावना का भी उल्लंघन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको ये धर्मनिरपेक्षता का बात आप नहीं कर रहे। उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके भी ऑब्जेक्शंस हैं। उत्तर पूरब के लोग कहते हैं कि आसाम में भी जो आंदोलन हुआ था वह बेसिकली बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के कारण हुआ था, और वहां पर 2-3 चीज होता है। फियर ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस, पहला जनसंख्यीय संतुलन में बदलाव आ जाएगा। अगर हम यहाँ 2000 आदमी हैं और 5000 आदमी आ गया बांग्लादेश से, तो ओरिजिनल आदमी माइनॉरिटी में हो गया और बाहरी आदमी बहुसंख्यक हो गया, तो यहाँ तो पूरा डेमोग्राफी बदल जाएगा। बिहार के भी कुछ ऐसे जिले हैं और एक लोकसभा क्षेत्र है जहां माना जाता है कि बांग्लादेशी जो मुसलमान लोग यहाँ नागरिक बन गए वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्रतिनिधि बनेगा। इसी तरह से अब बंगाल में 25 से 30 विधानसभाओं में फैसला करते हैं, डिसाइसिव। यही हालत आसाम में है ना, और देश के बहुत सारे हिस्सों में।
तो ये डेमोग्राफी को चेंज करेंगे तो पॉलिटिकल रिपरकशंस होगा उसका, है ना, राजनीतिक माहौल को या राजनीतिक परिणामों को बदल देंगे। लॉस ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, अगर बाहर के आदमी आता है तो इसी जॉब मार्केट में जॉब खोजेंगे, और जो लोकल आदमी है वह एक निर्धारित वेजेज पर ही नौकरी करेगा। अब जिसको जरूरत है किसी नौकरी में या किसी काम में डेली वेजेज 400 रुपया है, जिसको जरूरत है बोला कि लाइए ना सर, जो दीजिएगा हम काम कर देंगे, तो वह लोकल लोगों के जॉब अपॉर्चुनिटीज को स्नैच कर रहा होगा, घटा रहा होगा, छीन रहा होगा। तो लोकल आदमी बेरोजगार रहेगा, बाहर का आदमी उसका रोजगार हड़प लेगा। हमारे भी देश में जो बिहारियों के खिलाफ महाराष्ट्र में या अन्य जगहों पर जो हंगामा होता है उसका मूल कारण यही होता है ना। इरोजन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, स्थानीय संस्कृति का भी क्षरण होगा। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं बिहार में, पटना में रहते हैं, जाते हैं दिल्ली, साल भर 6 महीना दिल्ली रह के आते हैं तो स्टाइल मार के एकदम चेंज कर देते हैं, लगते हैं तुरंत तेरा मेरा करने, है ना, हेयर स्टाइल, ड्रेस का स्टाइल सब बदल जाता है। बॉम्बे जाते हैं तो उधर से बदल के चले आते हैं। दिस इज कॉल्ड कल्चरल इम्पैक्ट। इफ इट रिमेन्स फॉर लॉन्गर टाइम, यह तो पूरे संस्कृति को ही बदल देगा ना। मेजॉरिटी का प्रभाव हमेशा माइनॉरिटी पर होता है ना। तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों का कहना है कि जो हमारी पहचान के लिए खत्म हो जाएगा। और आसाम समझौता कहना है कि आसाम समझौता के खिलाफ है। आसाम छात्र आंदोलन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ही हुआ था। इस आंदोलन का समाधान राजीव गांधी सरकार थी और वहां का जो आसू के बीच समझौता हुआ, उस समझौते के तहत डेडलाइन तय हुआ था 24 मार्च 1971 और सीए कर दिया है 31 दिसंबर 2014, है ना। कहा गया था कि जो इस समय तक लोग आ गए हैं वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे और इसके बाद आए हुए लोगों की पहचान की जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि पहचानना सबसे कठिन काम है ना। तो जो सरकार उसी मुद्दे पर, जो पार्टी उसी मुद्दे पर सत्ता में आई, वो भी नहीं कर पाई, है ना। और आर्थिक समस्या आपको बोले ही, और ये लोग कह रहे हैं यहूदियों को आप नहीं दे रहे हैं, अच्छे को नहीं आप दे रहे हैं, और मुसलमान को ना दे रहे हैं, तो नॉन मुस्लिम में भी तो और लोग हैं, उन लोगों के लिए क्यों नहीं आप दिए, है ना। दे हैव बीन लेफ्ट आउट। द बेसिस ऑफ क्लबिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टुगेदर and there excluding other neighboring countries is unclear. A common history is not ground as Afghanistan was never a part of British India and was always separate country. अफगानिस्तान को क्यों इसमें शामिल किए? लोग कहते हैं कि समझ से बाहर है। बांग्लादेश पाकिस्तान तो समझ में आता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर कब से इंडिया से मिलने लगा। फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसका बॉर्डर भारत से मिलता है, उसके नागरिकों को शामिल नहीं की। The reason stated in the statement of object and reasons of the act is that these three countries constitutionally provide for a state religion. तो ये आरोप लगा, लेकिन जवाब क्या है? इनका कहना है कि अगर भूटान कहते हैं आप, नेपाल कहते हैं, बर्मा कहते हैं, तो दे आर नॉट रिलीजियस स्टेट्स, वो धार्मिक राज्य नहीं है। बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट है। द स्टेट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन।
तो जिस राज्य का धर्म ही जिस राज्य का धर्म है अपना, वह दूसरे धर्मों के प्रति विभेदपूर्ण रवैया अपनाता है। जो सेकुलर कंट्री है वो नहीं अपनाता है। तो इसीलिए ये तीन देश धर्म के आधार पर संगठित हैं। दे हैव देयर ओन स्टेट रिलीजन। भारत देश का अपना रिलीजन नहीं है, स्टेट का रिलीजन नहीं है, स्टेट सेकुलर है। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। वो डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। और नेपाल, बर्मा, म्यांमार, भूटान वगैरह नहीं है, इसलिए वो नाम नहीं है ना। जो लोग इस सवाल करते हैं, the above reasoning fails with respect to Bhutan, which is neighboring and constitutionally a religious state with the official religion being बजरंग। तो भूटान में बजरंग बुद्धिज्म है, लेकिन बजरंग बुद्धिज्म पर्सिक्यूटिव रिलीजन कभी भी नहीं रहा है ना। और फोकस जो है केवल रिलीजियस पर्सिक्यूशन पर है, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने वाले पर ही है। लेकिन लोगों का कहना है कि पर्सिक्यूशन एक तरह का ही नहीं होता है, राजनीतिक प्रताड़ना भी होती है, पॉलिटिकल पर्सिक्यूशन भी होता है। वो भी कई देशों में वर्तमान है। और इस आधार पर किसी को आप डिफरेंशिएट करते हैं, वो सही नहीं है। As per treaties, the provision of the CA will deny equal protection of laws to similar placed person who came to India as illegal migrants, but in fact grant citizenship to the less deserving at the cost of more deserving. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रताड़ना होती है, पॉलिटिकल भी अन्य तरहों से। अगर धार्मिक अलावे और उस समूह के अलावे कोई आदमी भले बहुत ज्यादा प्रताड़ित है किसी देश में, लेकिन आप उसको गैर कानूनी आदमी ट्रीट कीजिएगा, जबकि इसके अंतर्गत हो सकता है कोई मार झगड़ा, घर द्वार का विवाद, तो लोग भाग के इंडिया चले और आपसे नागरिकता मांगेंगे। तो कम प्रताड़ित लोगों को नागरिकता मिलेगी और ज्यादा प्रताड़ित लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी, है ना। इन लोगों का कहना है। और रोहिंग्या जैसे लोगों को नहीं मिलेगा जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। बांग्लादेश से जो हिंदू माइग्रेट करते हैं वो इकोनॉमिकली स्टार्व्ड है, आर्थिक रूप से मुश्किल में इसलिए भागते हैं, उन लोगों का कहना है। हालांकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। फिर जाफना में जो तमिल लोग हैं, उन पर श्रीलंका की सेना से लेकर सब लोग अत्याचार करते हैं, तो उन लोगों को आप नागरिकता नहीं दीजिएगा, क्योंकि श्रीलंका में तो लगभग जेनोसाइड हुआ और 11 साल से 5 साल करने पर भी लोग सवाल उठाते हैं। इसके फेवर में क्या, लोग कहते हैं इट इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। Ahmadiyas and Rohingyas can still seek Indian citizenship through naturalization if they enter India with valid travel documents. यात्रा करने का अगर सही दस्तावेज लेके वो आते हैं तो भारत में नागरिकता ले सकते हैं। और रिफ्यूजी कन्वेंशन का भारत सिग्नेटरी है, जबरदस्ती किसी को नहीं भगा देता है। अगर आप आ गए हैं, लीगल है, you will be getting asylum in India. If a Shia Muslim is facing persecution and is in India seeking shelter, his case to continue to reside in India as a refugee shall be considered on its merits and circumstances. अगर शिया भी भारत में आया, वह भी भारत में नागरिकता खोज रहा है, रहना चाहता है, तो उसके केस को भी तार्किक तरीके से देखा जाएगा और अगर उसको नागरिकता दिए जाने लायक होगा तो दिया जाएगा। With regard to Balochi refugee, Balochistan has long struggled to be independent of Pakistan, and including Balochis in the CA should be perceived as interference in Pakistan's internal affairs.
आज की तारीख में अगर बलूचिस्तान तो आजादी के समय से ही भारत में रहना चाहता था, तो अगर बलूचियों को भारत नागरिकता देने की बात स्वीकार कर लेगा तो तुरंत पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा करेगा कि बलूची जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ने लगा था, तो पाकिस्तान आरोप लगाएगा कि बलूचियों को नागरिकता देना पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है, तो इसलिए उसको देना हमारे लिए संभव। तो इसीलिए सीए एक्सक्लूड नहीं करता। आप लॉजिकली, तार्किक तरीके से, वैलिड तरीके से भारत में, यही क्या, कोई भी जब वैलिड तरीके से भारत में सेंटर मांगेगा तो उसको मिलेगा, है ना। लेकिन भारत का कर्तव्य है कि अपने लोगों को वह जो दूसरे जगह धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं उनको एक छतरी प्रदान करे, और इसीलिए ये सीएए है। तो इसीलिए इसमें हम लोग इतना ही रहेंगे। तो इसीलिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका मूल उद्देश्य पहला नंबर ये है कि भारत में जो इन 3 देशों से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान किया जाए, और अगर उन पर पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत अगर उनको गैर कानूनी घुसपैठिया ठहराया गया है तो उनको राहत दिया जाए, है ना। क्योंकि इन देशों में विशेषकर हिंदू, बौद्ध, जैन पर ज़्यादा कहीं पारसियों पर, और पाकिस्तान में तो ईसाइयों पर भी तो अत्याचार होता है। वैसी स्थिति में जब वहाँ उनके रहने लायक सिचुएशन नहीं है तो आपको उनके लिए स्थान देना ही चाहिए। इसीलिए सीएए का उद्देश्य किसी को नागरिकता से वंचित करना नहीं है, बल्कि प्रताड़ित लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। ये जरूर है कि जब आपके वैलिड दस्तावेज की खोज होगी तो गैर कानूनी लोग सामने आ जाएंगे। जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे, है ना, तो राष्ट्रीय नेशनल रजिस्टर भी बन रहा है ना, हाँ, सिटीजन रजिस्टर, तो उस रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य होगा। आप तो उसके लिए आपको दस्तावेज देना होगा। तो ये कोई गलत नहीं है कि भारत में करोड़ों गैर कानूनी तरह से रहने वाले लोग हैं। तो यह किसी भी देश का अपना उद्देश्य होता है कि वैसे लोगों की पहचान की जाए। कोई भी देश गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों को अपने देश में स्थान नहीं देगा, तो स्वाभाविक है। लेकिन उसमें जो दस्तावेज देने की बात है उसमें प्रैक्टिकल लोग कहते हैं कि जैसे गरीब है, अनपढ़ है, या जिसका बाढ़ में है, कुछ प्राकृतिक आपदा हो गया और सब दस्तावेज खो गया, उसका दस्तावेज कहाँ से आएगा, है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और उसका सरकार समय के हिसाब से समाधान करेगी। लेकिन सरकार का मानना है कि अवैध गैर कानूनी रूप से भारत में रहने वाले लोगों की भी पहचान होनी चाहिए, और जो जरूरतमंद हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। तो टेक्निकली और फैक्चुअली सीएए का यही मूल उद्देश्य है। विरोधी लोग विरोध करेंगे, उनके विरोध करने के आधार है। समर्थक लोग समर्थन करेंगे क्योंकि उनके समर्थन करने के आधार हैं। कोई भी कानून, कोई भी नियम ऐसा लगभग नहीं होता है जिसका